डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल वीडियोस की डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वीडियोस की ये जो सीरीज चल रही है, आज इसमें हम सर्विंग कवर करेंगे। ये सीरीज वैसे तो मैंने ओएसएससी जेई के एग्जाम के लिए स्टार्ट की है, बट अगर आप किसी भी जेई के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि एक लाइन है जिसकी बेरिंग नॉर्थ 87 डिग्री वेस्ट है, तो इसकी होल सर्किल बेरिंग क्या होगी। रिड्यूस्ड बेरिंग दी गई है, होल सर्किल बेरिंग पूछी है। बेरिंग बेसिकली किसी भी लाइन की डायरेक्शन है होती है। सबसे पहले तो आपको ये मार्क करना होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सारी डायरेक्शन हमने मार्क कर ली। अब नॉर्थ से 87 डिग्री पे वेस्ट की तरफ हमारी लाइन है, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 87 डिग्री पे ये लाइन है, ये एंगल हो गया 87 डिग्री। होल सर्किल बेरिंग हमसे पूछा है। होल सर्किल बेरिंग होता है, उसमें हम हमेशा नॉर्थ से ही मेजर करते हैं एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि रिड्यूस्ड बेरिंग जो होती है इसमें हम नॉर्थ से भी मेजर कर लेते हैं। अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में है लाइन तो नॉर्थ से एंगल मेजर कर लेते हैं, और नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट में है तो साउथ से मेजर कर लेते हैं। बेसिकली रिड्यूस्ड बेरिंग 0 से 90 तक ही होनी चाहिए, इसलिए हम इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए साउथ से मेजर करते हैं। फिर तो ये 87 डिग्री है। होल सर्किल बेरिंग पूछी है तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 87, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल तो 360 डिग्री होगा सर्किल का पूरा। ये वाला एंगल 87 है, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो 360 माइनस 87 आ जाएगा 273 डिग्री हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि एक 30 मीटर की चेन है जो डाइवर्ज हो रही है परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। मतलब इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करनी थी, बट हम ढंग से मेजर नहीं कर पाए, और हमने यहाँ से डी डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर ली। अभी आप देख रहे हो ये टॉप व्यू है कि ऊपर से आप देख रहे हो, तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी थी, जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने इस डायरेक्शन में मेजर कर ली। ये सेम केस बनता है जब इस टाइप का केस हो कि ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल हमें डिस्टेंस मेजर करनी थी, बट ग्राउंड सरफेस स्लोपिंग होने के कारण इस तरीके से ग्राउंड सरफेस थी, तो हमने जब डिस्टेंस मेजर की टेप से या चेन से, तो इस डायरेक्शन की डिस्टेंस मेजर कर ली, क्योंकि ग्राउंड सरफेस ही ऐसी है, तो इस डायरेक्शन में आप मेजर करोगे। तो ये दोनों सेम ही केस होते हैं, इनमें फॉर्मूला अप्लाई होता है h²/2l। ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस l होती है। इसके पीछे बैकग्राउंड की थ्योरी जानना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख पाते हो तो। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आरगोर के जो सॉल्यूशंस बनाए हैं वहाँ पर कवर किया हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ समझना चाहते हो तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, बट आपको शॉर्ट में चीज़ें समझनी है, कम टाइम में कवर करनी है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा जो मैं अभी इस सीरीज में बना रही हूँ वो। अब यहाँ पे डिस्टेंस है d और 30 मीटर की चेन है, तो h²/l, ये डिस्टेंस 30 मीटर है, h²/2l, तो h की वैल्यू हो गई d इंटू डी डिवाइडेड बाई 30 इंटू 2, तो d²/60 ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि एक 30 मीटर लॉन्ग एक लेंथ है, एक लाइन है जिसपे स्लोप का करेक्शन क्या होगा अगर ग्रेडियंट है वो 1/20 का है। यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि ये ग्राउंड सरफेस था, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करने के बजाय मान लिया हमारी ग्राउंड सरफेस कुछ ऐसी थी, तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आप नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, तो आपने इस डायरेक्शन की डिस्टेंस मेजर कर ली, इधर से डिस्टेंस मेजर कर लिए। 30 मीटर लॉन्ग चेन है, ग्रेडियंट है यहाँ पर स्लोप, ये जो थीटा है ये 1/20 का है। 1/20 का मतलब है कि ये डिस्टेंस अगर 20 हुई तो ये 1 मीटर होगी इस तरीके से। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये डिस्टेंस है 30 मीटर, तो इसलिए ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी 30 इंटू 1/20, ये आ जाएगा 1.5 मीटर, तो ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है। ये डिस्टेंस यहाँ पर, ये लेंथ जो है ये 30 मीटर है, तो h²/2l जो पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया वही यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, 1.5 इंटू 1.5/2 इंटू 30, ये आएगा मीटर में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए।
इसको आप सोल्व करोगे तो 3.75 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक चेन लाइन है जिसकी लेंथ है वो एल है, स्लोप थीटा के अलोंग, तो रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन क्या होगा। जो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा वही प्रॉब्लम है सेम, कभी कभी थीटा की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, कभी कभी एच की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर थीटा की फॉर्म में दिया है कि ये है, ये डिस्टेंस यहाँ पर थीटा है, तो ये डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है सॉरी, और ये डिस्टेंस एल है। तो करेक्शन हमसे पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस होगा करेक्शन, तो ये आ जाएगा एल माइनस, ये एल है तो ये वाला एल कोस थीटा होगा, इन दोनों का डिफरेंस है वही एरर है, तो हम एल माइनस एल कोस थीटा करेंगे, एल 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा बी वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है लेवलिंग का। लेवलिंग अब एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना पड़ता, बस 1-2 फॉर्मूले हैं याद रखने हैं, और उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन लेवलिंग का हो आप इजीली उसको कर लोगे। दूसरी अच्छी बात इस चैप्टर की ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम नहीं होती, मल्टीप्लाई वगैरह का रोल कम ही रहता है, ज़्यादातर एडिशन सब्ट्रैक्शन यही रहता है। तो आपका विदाउट कैलकुलेटर जो एग्जाम हो रही है उनमें भी ये बेस्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। यहाँ पर दिया है कि बेंचमार्क है, उस पर स्टाफ की रीडिंग है 2.685, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंचमार्क क्या होता है। एक कोई ऐसा पॉइंट जिसका आरएल हमें पता है उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। आरएल क्या होता है, आरएल को हम बोलते हैं रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल मतलब उसका कोई डेटम हम लेते हैं, उससे उसकी हाइट होती है वो रिड्यूस लेवल होता है, जो कि मोस्टली होता है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल क्या है, बेसिकली सी का भी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है टाइड्स की वजह से, तो उसका एवरेज जो सी का लेवल होगा उसको हम डेटम मान लेते हैं, उससे फिर उसकी हाइट निकालते हैं। जैसे ये यहाँ पर मीन सी लेवल है और ये हमारा बेंचमार्क है वो यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच की ये जो हाइट है इसको हम बोल देते हैं बेंचमार्क का आरएल। अब लेवल क्या होता है, लेवल एक ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर ये यहाँ पे आईपीस और ये एक टेलीस्कोप लगा होता है, और इस टेलीस्कोप से हमने एक जगह फिक्स कर दिया तो हम इसको हॉरिजॉन्टली फिक्स कर देते हैं एक जगह, इसमें से जारी होती है एक लाइन ऑफ साइट। इस लाइन ऑफ साइट से हम यहाँ पर स्टाफ रख के रीडिंग लेते हैं। स्टाफ आपने अगर देखा नहीं है कभी लैब में तो आप स्केल का ही थोड़ा एनलार्ज्ड फॉर्म है वो मान सकते हो। तो आप यहाँ से इस टेलीस्कोप से देख रहे हो, यहाँ की रीडिंग पढ़ रहे हो, यहाँ की रीडिंग आ रही है आपकी 2.685। इट मीन्स ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2.685, ये बेंचमार्क है हमारा, तो यहाँ से ये 2.685 आ रही है। अब ये इससे हम निकालेंगे लाइन ऑफ कोलिमिनेशन का आरएल क्या होगा। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन का आरएल क्या हो जाएगा, इस लाइन का तो आरएल था, जो बेंचमार्क का आरएल है 500, फिर इससे कितना ऊपर है ये लेवल लाइन प्लस 2.685 कर देंगे। अब ये हमारे पास आ गए लेवल लाइन जो है उसका आरएल। अब किसी भी पॉइंट में मैं स्टाफ रख के उसका आरएल निकाल सकती हूँ, कैसे, जैसे कि मैंने ये कोई पॉइंट है यहाँ पर मैंने स्टाफ रखा, इसकी रीडिंग आ रही है 1.345 मीटर इसकी रीडिंग आ रही है। ये यहाँ पे है 502.685, ऐड करके हमने निकाली लेवल लाइन का आरएल। लेवल लाइन से कितना नीचे हमारा ये पॉइंट, मान लिया कि पॉइंट पी है, तो लेवल लाइन से कितना नीचे हमारा ये पॉइंट पी लोकेटेड है ये हम निकाल सकते हैं। दिख रहा होगा आपको कि आप लेवल लाइन के आरएल में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो इस पॉइंट का आरएल आ जाएगा आपके पास, यहाँ पहुंच जाओगे आप, तो ये -1.345 मीटर, इसको आप निकालोगे तो आपका फिर आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक लाइन की होल सर्किल बीरिंग अगर 120 डिग्री है तो रिड्यूस्ड बीरिंग क्या होगी। बीरिंग का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले तो आपको ये बनाना है, इसमें करनी है डायरेक्शन मार्क, ये ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर राइट हैंड साइड में होता है ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में होता है वेस्ट। अब लाइन मार्क करनी है, 120 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है और यहाँ पर 270 होके यहाँ पर वापस से 360 डिग्री हो जाता है। तो 120 डिग्री है मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा, ये वाला एंगल है ये 120 डिग्री है। हमसे पूछिए है इसकी क्वाड्रेटल बीरिंग या जिसको हम रिड्यूस्ड बीरिंग भी बोलते हैं। रिड्यूस्ड बीरिंग में
0 से 90 डिग्री के बीच की ही हो सकती है वैल्यू। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में हम साउथ से डायरेक्शन मेजर करते हैं। ये एंगल 120 डिग्री है, ये टोटल 180 है, तो यहाँ पर ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये बीयरिंग आ जाएगी एस 60 डिग्री ईस्ट, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया है कि एक 30 मीटर चैन है, उस पर करेक्शन हम क्या अप्लाई करेंगे थीटा स्लोप के लिए। ये क्वेश्चन आपको काफी जगह मिलेगा और काफी सारी जगह आपको इसको गलत आंसर मिलेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन है हाइपोटेनस अलाउंस नाम से एक टॉपिक दिया गया है, बीसी पुरम एक बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा, बाकी बुक्स में भी होगा शायद। हम क्या करते हैं कि जब हम इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं बट हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी ग्राउंड सरफेस ऐसी है, तो अब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में स्लोप पे। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम तो नहीं होंगी, तो हम एक पर चेन की लेंथ के अलोंग पर चेन की लेंथ के अकॉर्डिंग एक करेक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं हर जगह। जैसे कि मान लिया कि ये डिस्टेंस 30 मीटर है और ये आ रही है 31 मीटर, तो एक 30 मीटर की एक चेन के लिए 1 मीटर का करेक्शन लग गया। इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैं जस्ट ये एग्जांपल के लिए यहाँ पर वैल्यूज ली है आपको समझाने के लिए। तो 1 मीटर का करेक्शन आ गया, मतलब इस स्लोप के अलाउ आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो आप 31 मीटर मेजर करोगे तो उसको 30 मीटर लोगे। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ये वाली डिस्टेंस हमें दी है एल। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको आने लगेगा समझ कि ये कौन सी डिस्टेंस दी है। यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस आपको एल लेनी है। ये मैं फिर से अगर डायग्राम बनाऊं तो ये वाली डिस्टेंस एल है, ये है 30 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एंगल थीटा है, तो मान लिया ये डिस्टेंस एक्स है। कहीं पर भी हम वेक्टर के कंपोनेंट ले रहे हैं तो इस तरीके से कंपोनेंट लेते हैं, मान लिया कि ये v है, तो जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहे हैं उधर v cos थीटा होता है, दूसरी डायरेक्शन में v sin थीटा होता है। तो इसी तरीके से अगर ये डिस्टेंस x है तो इधर की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा x cos थीटा। हमें पता है कि x cos थीटा इक्वल है 30 मीटर की, क्योंकि ये डिस्टेंस 30 मीटर हमें दी गई है। तो यहाँ से हमारा x आ गया 30 sec थीटा और हमारा करेक्शन आ जाएगा 30 sec थीटा माइनस 30। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही करेक्शन होगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया है कि डी डिग्री ऑफ कर्व है, आर रेडियस है, तो स्पेसिफाइड कोड की एग्जैक्ट लेंथ क्या होगी। डिग्री ऑफ कर्व है, इसके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, एक बार आपको बस समझने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा बेसिक कंसेप्चुअल सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली डिग्री ऑफ कर्व क्या कहता है कि अगर ये कोई मेरा कर्व है जिसकी रेडियस आर है, इसकी डिग्री ऑफ कर्व मान लिया कि 2 डिग्री है, इसकी कोड जो स्टैंडर्ड मानी है वो माना है 3 मीटर 30 मीटर। इट मीन्स 30 मीटर का अगर मैं कोड लूंगी, ये अगर 30 मीटर है, रेडियस अगर इसकी आर है, तो यहाँ पर ये एंगल बनाएगा, ये 2 डिग्री का बनाएगा। ये डिग्री ऑफ कर्व का मतलब होता है। इसी तरीके से हम 20 मीटर का स्पेसिफाई करके उसका भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी स्टैंडर्ड कोड की लेंथ ली गई है। अब डी डिग्री ऑफ कर्व है, रेडियस है वो आर है, तो लेंथ ऑफ स्पेसिफाइड कोड की क्या होगा, हमसे ये वाली लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। ये एंगल टोटल डी है, बी है ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, इस एंगल का, तो ये यहाँ पर है b/2, सॉरी d/2, डी है ना डिग्री एंगल सेंटर वाला, तो ये d/2 हो गया। अब जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इस ट्राइंगल में अगर मैं लिखूं ए बी और ए ओ में रिलेशन, तो साइन d/2 मेरा इक्वल आ जाएगा, साइन d/2 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो ए बी है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जो कि है मेरा आर, तो आर साइन d/2, ये मेरी डिस्टेंस आ गई, इतनी डिस्टेंस, मुझे पूरी डिस्टेंस ही ए सी, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो गया 2r साइन d/2। तो रेडियस ऑफ द कर्व साइन ऑफ हाफ एंगल नहीं, 2r को मैं डायमीटर लिख सकती हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, और फिर मेरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द कर्व इनटू साइन ऑफ हाफ ऑफ द डिग्री, भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो किया उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल।
यहाँ पर स्पेसिफाइड कोड दिया है 30 मीटर, हमसे पूछा है डिग्री ऑफ कर्व। सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो डी है, ये वाली डिस्टेंस हमें दे दी है 30 मीटर और हमसे डी पूछा है। पिछले वाले में हमसे ये डिस्टेंस पूछी थी, इस बार डी पूछा है कि डी की वैल्यू क्या है। अगर ये 30 मीटर है और रेडियस आर है तो ये कितने डिग्री का यहाँ पर 30 मीटर की कोड है वो एंगल बनाएगी। फिर से हम लिख लेंगे, ये है d/2, ये a है, ये b है, ये c है, तो AB हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 215, साइन d/2 आ जाएगा मेरा 15/300, क्योंकि r मुझे दे दिया है 300 है ये r रेडियस। तो यहाँ से आ गया साइन d/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पे हम अजम्पशन लेंगे कि d की वैल्यू है वो स्मॉल है, क्योंकि दिख भी रहा होगा आपको कि अगर 30 मीटर की कोई कोड है तो बहुत ज़्यादा एंगल्स बड़ा एंगल नहीं बनाएगी सेंटर पे, और ये डिग्री ऑफ कर्व में वैल्यू छोटी ही रहती है। हमेशा अजम्पशन चलता है साथ में कि आप साइन d/2 को d/2 के इक्वल कर सकते हो। तो d/2 इक्वल आ गया आपका 120 के। अब d हमसे पूछा है डिग्री में, अभी d आया 2/20, ये आया हमारा रेडियन में, तो हमें पूछा है डिग्री में इसका आंसर, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करोगे, कैसे करते हैं, 180 डिग्री में होता है, पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, एक रेडियन में होता है अपॉन पाई, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रेडियन आ रहा है 1/10। 1/10 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 अपॉन पाई। आपको थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, फाइनल आंसर डिग्री में चाहिए, तो डिग्री ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा। इससे आप इसको निकालोगे, 180 ये हो गया कैंसिल, 18 अपॉन पाई, इसको आप सोल्व करोगे तो ए आ जाएगा आंसर 5.73 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है कर्व के चैप्टर से। कर्व के चैप्टर से भी बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, आप एक दो बार अगर समझ लोगे आपके हो जाएंगे क्वेश्चंस। इसमें दिया है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा है, सिंपल सर्कुलर कोई कर्व है, रेडियस आर है, तो लेंथ क्या होगी कर्व की। तो ये डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए। बेसिकली ये हमारा कोई कर्व है, इसको हमने इस तरीके से ये सेंटर पे मिला दिया है, ये सेंटर है ओ, ये पॉइंट T1 है जहाँ पे कर्व स्टार्ट हो रहा है, T2 वो पॉइंट है जहाँ पे कर्व एंड हो गया है। हमने T1 और T2 दोनों पॉइंट्स पे एक एक टेंजेंट बनाई। इनिशियली हमारी डायरेक्शन थी ये, इसके बाद अभी डायरेक्शन कर्व की, ये कर्व के एंड पॉइंट पे डायरेक्शन हो गई है ये, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है कि कितने डिग्री से हम डिफ्लेक्ट हो गए, हमारी जो डायरेक्शन है वो। अब यहाँ पे अगर एंगल डेल्टा है तो यहाँ पर भी एंगल डेल्टा होगा, चाहे तो आप डायरेक्टली याद रख लो, इसके पीछे लॉजिक भी आप उससे भी कर सकते हो। ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इसका बीच का एंगल ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, ये डेल्टा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस डेल्टा। ये जो मैं रेड कलर में एक मार्क कर रही हूँ क्वाड्रेटर, ये इसके चारों एंगल्स का सम 360 होगा। कहीं भी चार साइड्स हैं, कोई क्लोज ट्रेवर्स है, उसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये दोनों 90-90 हैं, ये मैंने निकाल लिया है, पाई माइनस डेल्टा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम अगर 180 आ रहा है तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 आएगा। इन दोनों एंगल्स का सम 180 कब आएगा, जब यहाँ वाला एंगल डेल्टा है, यहाँ वाला एंगल है वो डेल्टा होगा, तो ये पाई माइनस डेल्टा है, ये डेल्टा है, इनका सम आ जाएगा पाई 180 डिग्री। अब ये एंगल पता चल गया तो आप इजीली लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, अगर पूरा सर्कल होता तो सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो पूरा होता 360 डिग्री, एक सर्कल पूरा होता तो 360 डिग्री होता, तो उसकी पेरीफेरी कितनी होती, ये कर्व की टोटल लेंथ कितनी हो जाती, पाई डी 2 पाई आर। 1 डिग्री के लिए होगी पाई डी अपॉन 360। हमें कितनी डिग्री के लिए निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा डिग्री के लिए, तो हम इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आर की फॉर्म में दिया आंसर, तो आप आर की फॉर्म में लिख दे, डी को 2r लिख दो अपॉन 360 इंटू डेल्टा, और ये आ जाएगा बी पाई आर डेल्टा अपॉन 180।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, ये भी उसी टॉपिक से है। डेल्टा अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है तो डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व कौन सा है हमारा, ये वाला कर्व है और इसका मिड पॉइंट ये सी है। मिड पॉइंट ऑफ द कर्व एंड लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड कौन सी है, ये वाली जो T1 और T2 को कनेक्ट कर रही है। कॉर्ड तो और भी हो सकती हैं इसमें, जैसे ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, बट T1 T2 है वो सबसे लंबी कॉर्ड है, इसलिए इसको हम लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं। तो लॉन्ग कॉर्ड का सेंटर पॉइंट डी है। तो CD डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। CD डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये तो पता है कि OC तो मेरा R होगा, क्योंकि ये सर्कल है, ये जो सर्कल बन रहा है ये उसकी रेडियस है R। तो सेंटर से आर्क पर मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट लेती हूँ, वो डिस्टेंस है उसकी सेंटर से आर्क के उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है वो R ही होगी। तो OC तो मेरा आ गया यहाँ पर कि R है। अगर मुझे OD पता चल जाए तो मैं CD निकाल सकती हूँ OC में से OD घटाकर। OD के लिए मैं पहले तो एंगल को लिखती हूँ कि ये Δ/2 होगा और ये भी Δ/2 होगा, क्योंकि ये वाला जो है ये बाइसेक्टर है, हाफ हाफ में करती है डिवाइड दोनों एंगल्स को। अब अगर ये एंगल Δ/2 हुआ, ये वाला एंगल Δ/2 हुआ, इस वाले ट्राइंगल के लिए हम देखेंगे R की फॉर्म में और डेल्टा की फॉर्म में हम ये निकालेंगे OD। तो ये अगर R है तो OD आ जाएगा मेरा cos Δ/2 इज इक्वल टू OD अपॉन हाइपोटेनिस OT1। cos थीटा यही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो OD मेरा आ गया OT1 इंटू कॉस Δ/2। OT1 मुझे पता है R है, तो ये आ गया R cos Δ/2। OD आ गया और OC R है, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगी तो वो इक्वल आ जाएगा CD के, R माइनस R cos Δ/2। ये आ गया डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर दिया है कि रेडियल और परपेंडिकुलर ऑफसेट है टेंजेंट से जो, उसका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या होगा। ये कोई कर्व है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट T1 है जहाँ पर ये कर्व स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये मैंने टेंजेंट बनाई हुई है एक। टेंजेंट से रेडियल ऑफसेट मतलब टेंजेंट से रेडियस की डायरेक्शन में, ये अगर सेंटर है तो रेडियस इस डायरेक्शन में होगी, सेंटर से इस तरीके से। तो रेडियल डायरेक्शन में ऑफसेट पूछा है, किसके लिए ऑफसेट पूछा है, टेंजेंट के लिए, मतलब ये वाली डिस्टेंस है OX, इसकी बात हो रही है। ये डिस्टेंस R है, ये वाली डिस्टेंस है वो X है। अब ये OX है, ये डिपेंड करेगा X पर। यहाँ पर जैसे ऑफसेट कम होगा, जैसे जैसे यहाँ पर OX है ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पर OX की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, क्योंकि ये X यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा। अब इसके लिए मैं लिख सकती हूँ ये R प्लस OX है, इसका स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं आगे करूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस 2ROX इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब यहाँ पे R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। OX है ये छोटा फिगर होगा कोई, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो हम यहाँ पर OX स्क्वायर है इसको इग्नोर कर देते हैं। तो 2ROX इक्वल आ जाता है X स्क्वायर के, और यहाँ से आप OX निकाल सकते हो, X स्क्वायर अपॉन 2R आ जाएगा, और इससे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया है कि कोई ट्रांजेक्शन कर्व है, उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है। बेसिकली ट्रांजेक्शन कर्व क्या होता है कि रोड वगैरह में कहीं पे पहले अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल है, आगे हमें कोई कर्व देना है, तो अब एकदम से यहाँ पे कर्व नहीं दे देते कि एकदम से कर्व स्टार्ट हो गया है, वो कंफर्टेबल भी नहीं होगा, वो सेफ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले एक ट्रांजेक्शन कर्व दिया जाता है। ट्रांजेक्शन कर्व क्या होता है कि यहाँ पर तो उसकी रेडियस है वो इनफाइनाइट है, उसका कर्वेचर 0 है, और यहाँ पर उसकी रेडियस है, इस रेडियस R के इक्वल हो जाती है जो इस कर्व की रेडियस है। तो स्मूथली आपका एक्सलेशन वगैरह इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हम। अब ट्रांजेक्शन कर्व यहाँ पर है ये वाला, ये एक ट्रांजेक्शन कर्व है, और यहाँ पर सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है आगे। सर्कुलर कर्व की रेडियस हमें दे दी गई 500 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रांजेक्शन कर्व 90 मीटर है। तो मैक्सिमम परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होगा ट्रांजेक्शन कर्व के लिए,
ये डायग्राम आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। ये मैंने ट्रांजेक्शन कर्व शो कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन थी, इससे जो ट्रांजेक्शन कर्व की जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट। जैसे इस पॉइंट के लिए मैं ऑफसेट की बात करूं तो ये होगा, इस पॉइंट के लिए ऑफसेट है वो ये होगा, इस पॉइंट के लिए ऑफसेट है वो ये होगा। हर एक पॉइंट के आप ऑफसेट निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसकी वैल्यू होती है L³/6RL। एल यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर्व की लेंथ है, टोटल लेंथ तो 90 मीटर है। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 मीटर पे ऑफसेट निकालना है, यहाँ से लेके 20 मीटर पे ये कोई पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड है, आपको इस पर ऑफसेट निकालना है, इसके लिए ऑफसेट निकालना है। इसका ऑफसेट हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू हम 20 रख देंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऑफसेट मैक्सिमम परपेंडिकुलर ऑफसेट। आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम इधर की डायरेक्शन में बढ़ जा रहे हैं, ऑफसेट बढ़ रहा है। पहले ये था, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद फिर ये हो गया, और यहाँ पे मैक्सिमम है ऑफसेट। मतलब जहाँ पे ट्रांजेक्शन कर्व एंड हो रहा है वहां पर ऑफसेट मैक्सिमम होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, लेकिन अब एल की जगह हम कैपिटल एल लिख देंगे। कैपिटल एल है ट्रांजेक्शन कर्व की लेंथ है, क्योंकि ये अभी तो टोटल लेंथ आ गई है यहाँ तक, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो एल कैपिटल एल आ जाएगा आपका 90। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं पहले, L³/6RL आ गया ये अब, तो यही हो जाएगा L²/6R। और अब आप एल की वैल्यू रखोगे तो 75 × 75/6 × 500। इसको सोल्व करोगे तो 2.7 मीटर आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम ही कंसेप्ट पे है। बेसिकली हम ट्रैवर्स से सर्वेइंग करते हैं, तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट किया, हमने इस लाइन का मेजर किया एंगल और डिस्टेंस, इस लाइन का किया, इस लाइन का किया, इस लाइन का किया और इस लाइन का किया। जब हम इनको फील्ड में प्लॉट करते हैं, जब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, शीट पे प्लॉट करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारा एग्जैक्टली सेम नहीं आता है। आइडियली तो होना चाहिए, बट रियल में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि आप एग्जैक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ तो काम नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस में, एंगल में कहीं कहीं एरर्स रह रही हैं। तो ये यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का गैप है, ये हमारी होती है एरर। अब इस एरर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हर एक साइड में, इसकी ट्रैवर्स की में। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के दो मेथड होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है बोडिस रूल। बोडिस रूल कहता है कि लेंथ के बेसिस पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि ये लेंथ L1 है इसकी, इस साइड है ट्रैवर्स की जो साइड है, इसकी लेंथ अगर L1 है, मुझे इसके लिए करेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, सिग्मा सॉरी डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, इनके लेटीट्यूड का सम है। आइडियली अगर ये इस पॉइंट पे मीट करता, ये वाली साइड यहाँ पे आके मीट करती, तब तो उस केस में क्या होता है कि सिग्मा एल है वो 0 होता है और सिग्मा डी भी 0 होता है। बट एरर आ रही है, इसके कारण कुछ हमारा सिग्मा एल 0 नहीं आएगा, सिग्मा डी भी 0 नहीं आएगा। तो डेल्टा एल जो एरर आ रही है हमारे लेटीट्यूड में वो है, डेल्टा डी है वो हमारे डिपार्चर में जो एरर आ रही है वो है। तो डेल्टा एल वाली को भी हम सारे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेल्टा डी वाली को भी करेंगे। अब इस वाली करेक्शन लेंथ के लिए, इस वाली साइड के लिए मुझे अगर लेटीट्यूड का करेक्शन निकालना है, तो मैं उसको कैसे निकालूंगी, डेल्टा एल जो टोटल लेटीट्यूड में एरर आ रही है वो, इनटू डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ट्रैवर्स की सारी साइड्स की लेंथ, इनटू L1। इसी तरीके से अगर डिपार्चर का निकालना है तो एरर इन डिपार्चर इनटू सिग्मा एल। सिग्मा एल यहाँ पर क्या है, L1 L2 L3 इन सब का सम, इनटू L1 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या डिपार्चर का करेक्शन, तो डिपार्चर का करेक्शन डेल्टा डी अपॉन एल इंटू सिग्मा एल। सिग्मा एल यहाँ पर इसने दे दिया है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड ट्रैवर्स इज कैपिटल एल, तो सबको सम करेंगे तो वो पेरीमीटर ही आएगा, उसकी वैल्यू कैपिटल एल दे दी है, तो ये डेल्टा डी अपॉन एल इंटू L1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक ट्रैवर्स है, उसके लेटीट्यूड्स का अर्थमेटिक सम है वो सिग्मा डेल्टा है। लेटीट्यूड में जो क्लोजिंग एरर है वो dx है। तो कोई एक साइड है ट्रैवर्स की जिसकी लेटीट्यूड L है, तो उसमें क्या होगा करेक्शन।
बेसिकली जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ट्रैवर्स जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से होना चाहिए कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे एंड हो। लेकिन हम फील्ड में डेटा कलेक्ट करके जब उसको मैप में ड्रॉ करते हैं तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, उनके बीच में कुछ गैप रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम 100% एक्यूरेसी के साथ तो काम नहीं कर पाते। हर एक जगह एंगल पे, डिस्टेंस में, मेजरमेंट में कहीं ना कहीं तो कोई एरर होती ही है और इन एरर्स के कारण यहाँ पर गैप रह जाता है। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पर ट्रेवर्स यहीं पर एंड हो गया, तो अब जो गैप रह रहा है ये है एरर और इस एरर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे साइड्स में। डिस्ट्रीब्यूशन करने के दो मेथड है। पिछले क्वेश्चन में हमने बॉडीज रूल देखा, यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांजिट रूल। ट्रांजिट रूल की एक स्पेशलिटी है कि इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारा एंगल मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, कि एंगल हमने प्रिसाइजली मेजर किया है, लेंथ के मेजरमेंट में एरर होने के चांसेस ज़्यादा है। अब ट्रांजिट रूल में क्या होगा, जो भी लैटिट्यूड में एरर आ रही है dx, इसको हम टोटल सिग्मा एल से मल्टीप्लाई करेंगे और जिस साइड का हमें लैटिट्यूड में करेक्शन निकालना है उस साइड के लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब बॉडीज रूल में हम करेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे तो हम टोटल लेंथ ले रहे थे, लेंथ के बेसिस पे करेक्शन कर रहे थे। यहाँ पे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे करेक्शन करेंगे। सिग्मा एल यहाँ पर आर्थमेटिक सम है। आर्थमेटिक सम का मतलब क्या है, जैसे किसी लाइन का लैटिट्यूड 15 है, किसी का -20 है, तो हम साइंस को इग्नोर करते हुए सिर्फ नंबर्स को ऐड करेंगे। और आइडियली अगर एरर 0 होती है तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा एल जो है वो 0 आएगा। जब साइंस के साथ में सम करते हैं तो सिग्मा डी भी 0 आएगा, बट ये 0 नहीं आता है क्योंकि कुछ एरर है और वो एरर किसके इक्वल है, dx के। इसी तरीके से डिपार्चर में जो एरर है उसको हम कुछ लिख सकते हैं कि ये dy के इक्वल है। बट यहाँ पे जब सिग्मा कर रहे हैं तो हम प्लस माइनस साइन के साथ में ऐड कर रहे हैं उसको जब एरर निकाल रहे हैं। लेकिन जब आप ये वाला सिग्मा एल जो यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि अरिथमेटिक सम है, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो साइंस को इग्नोर करते हुए हम टोटल करेंगे उसका, तो यहाँ पर ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया है दो लेग्स हैं ट्रेवर्स की AB और BC। इनकी बीयरिंग दी गई है, एक की ये है, दूसरे की ये है। तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ ये जो डायरेक्शन पहले थी वो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको ये बनाना है नॉर्थ साउथ वाला सिंबल जो हम बियरिंग वाले में बना रहे थे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब AB लाइन बनाएंगे हम सबसे पहले। AB है, इसकी बियरिंग दी है n 52 डिग्री ईस्ट, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगी। इस तरीके से हमारी लाइन AB आएगी, ए आ गया, ये B आ गया, ये एंगल हमें दे दिया है, बियरिंग है, ये है 52 डिग्री 45 मिनट। अब B वाले पे भी फिर से हम ये बनाएंगे, ये बना दिया हमने। हाँ, लाइन को मैं एक्सटेंड कर देती हूँ प्रॉपर। ये इसी को अगर हम आगे और बढ़ाएं डॉटेड फॉर्म में तो इस डायरेक्शन में जाती, तो ओरिजिनली तो हमारी डायरेक्शन ये थी। अभी हमारी डायरेक्शन क्या हो गई है, जो BC की डायरेक्शन है। BC किधर है, BC है n 32 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब B यहाँ पे है तो C इसी क्वाड्रेंट में होगा। ये नॉर्थ है, इससे 34 डिग्री पे मतलब इधर कहीं होगा ये एंगल, ये होगा एंगल 34 डिग्री 30 मिनट, ये यहाँ पर C होगा। कितने डिग्री से हम डिफ्लेक्ट हुए, इतना डिफ्लेक्ट हुए। अब ये एंगल आप निकाल सकते हो, ये वाला एंगल कैसे आएगा, ये एंगल टोटल है 52 डिग्री 45, तो ये वाला एंगल भी 52 डिग्री 45 मिनट होगा। 52 डिग्री 45 मिनट माइनस ये वाला एंगल घटा देंगे हम इसमें से। 52 डिग्री 45 मिनट है नॉर्थ से ये वाला टोटल एंगल, इसमें से आप ये वाला एंगल अगर घटा दो तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। तो ये आप इससे घटा दोगे 34 डिग्री 30। और डिफ्लेक्शन जब हम मेजर करते हैं तो राइट और लेफ्ट लिखते हैं, तो पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम इधर चले गए C की तरफ, तो इसलिए डिफ्लेक्शन का एंगल तो आया 18 डिग्री 15 मिनट। और किधर हुए, लेफ्ट डिफ्लेक्ट हुए कि राइट, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हुए, तो लेफ्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया है कि दो लाइन्स हैं OA और OB, इनकी बीयरिंग दे दी है हमें।
तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? अगेन सबसे पहले तो आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बस ये बना दो, इसमें आपका आधा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे लाइन बनाएंगे हम, ओ ए है, इसकी जो एंगल है, बेरिंग है, वो 16 डिग्री 10 है। ये 60 नहीं, 16 डिग्री 10 मिनट है। इस 16 डिग्री 10 मिनट के एंगल पे नॉर्थ से ए पॉइंट आ गया। अब बी पॉइंट है, वो भी ए से ही है, ये ओ पॉइंट है ओ से, ये ओ ए है। ओ बी की बेरिंग है 332 डिग्री, तो यहाँ होता है 90, यहाँ होता है 180, यहाँ होता है 270। इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, 270 से भी ज़्यादा है ये बेरिंग, तो ये इस क्वाड्रेंट में कुछ आएगा। और ये वाला मेरा एंगल जो मैं रेड कलर में बना रही हूँ, ये हो जाएगा 332 डिग्री। अब इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? ये बी होगा, यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल होगा बी ओ ए। मुझे बी ओ ए निकालना है, तो इसमें मुझे ये इतना तो पता है कि 16 डिग्री 10 मिनट है, ये वाला नहीं पता है। ये वाला मैं निकाल सकती हूँ, मैं 360 में से 332 घटा दूं तो ओके 332 डिग्री 8 मिनट भी है यहाँ पर, तो ये 8 मिनट आप इसमें से घटाओगे, 332 डिग्री 8 मिनट 360 में से घटाओगे, तो ये आ जाएगा 27 डिग्री 42 मिनट। ये आपका एंगल आ गया 27 डिग्री 42 मिनट। ये 16 डिग्री 10 मिनट है, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 43 डिग्री 52 मिनट। डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक लाइन ए बी है जिसकी बेरिंग है 152 डिग्री 30 मिनट। एंगल बन रहा है एक ए बी सी 124 डिग्री 28 मिनट। दिया गया है कि एंगल मेजर किया गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बी सी लाइन की बेरिंग क्या होगी? तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको मार्क कर लेंगे हम। ए बी की बेरिंग दी गई है 152 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री होता है नॉर्थ से, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, तो इनके बीच में आएगी ये लाइन कहीं पर। ये बना दी हमने ये लाइन आ गई ए बी। ये एंगल है 152 डिग्री 30 मिनट, तो ये बचा हुआ एंगल जो है ये आ जाएगा 27 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर मैं फिर से नॉर्थ साउथ बनाती हूँ। ये एंगल अगर 27 डिग्री 30 मिनट है तो मुझे पता है ये एंगल भी 27 डिग्री 30 मिनट होगा। अब मैं बनाती हूँ लाइन BC। BC लाइन बनाने के लिए मुझे अब पता नहीं है कि ये इस क्वाड्रेंट में आएगा कि इसमें आएगा, तो मैं एंगल की वैल्यू देखूंगी। अगर 27 डिग्री 30 मिनट प्लस 90 इससे कम है तो मेरे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आएगी। इससे वैल्यू मेरी आ रही है 117 डिग्री 30 मिनट। इससे तो बड़ा है मेरा एंगल, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में ना आके आगे वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन बना दी, ये BC बना दिया। अब मुझे एंगल कौन सा दिया गया है? ये 124 डिग्री 28 मिनट। रेड कलर में शो कर रही हूँ मैं ये वाला एंगल। ये टोटल दिया गया 128 डिग्री 30 मिनट। मेरे से पूछी गई है 124, सॉरी करेक्शन है 124 डिग्री 28 मिनट है। मेरे से पूछा गया है इसकी बीरिंग के लिए मैं एंगल मेजर करती हूँ नॉर्थ से, तो मुझे दिया तो गया है ये वाला एंगल दिया गया है, और मेरे से पूछा गया है ये एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, टोटल जो एंगल है उसमें से मैं ये वाला एंगल घटा दूंगी। तो इसमें से आप ये घटा दोगे 27 डिग्री 30 मिनट, तो ये आंसर आ जाएगा 96 डिग्री 58 मिनट। बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं और उनकी लेंथ है वो सेम है। यहाँ पर दिया गया है कि एक एंगल BAD 60 डिग्री है और AB लाइन की बेरिंग है वो 30 डिग्री है। तो सबसे पहले तो जिस लाइन की बेरिंग दी है उसको हम प्लॉट करेंगे नॉर्थ साउथ मार्क करने के बाद। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। AB लाइन की बेरिंग दी गई है 30 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में इस तरीके से कुछ AB लाइन होगी और ये वाला एंगल है ये होगा 30 डिग्री।
हमसे पूछा है कि सी डी की बेरिंग क्या होगी, तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, तो सी डी है वो इसके पैरेलल कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ बनाती हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों साइड से पैरेलल है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है और मुझे सी डी लाइन की बेरिंग चाहिए है, सी है, ये डी है। अगर डी सी की पूछी होती तब तो 30 डिग्री हो जाती, लेकिन सी डी की पूछी गई है, तो सी डी की डायरेक्शन है ये, तो इसकी बेरिंग के लिए फिर मुझे यहाँ से लेके ये टोटल एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर वाला ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये वाला 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री प्लस यहाँ से यहाँ तक का ये 180 ऐड करेंगे, तो 210 डिग्री, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक स्टील की टेप है जिसकी लेंथ 30 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस ये हैं, इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 केजी पूल पर। मतलब टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 30 केजी है, पूल जो लगा रहे हैं, तो उस केस में इसकी लेंथ है वो एग्जैक्टली 30 मीटर होगी। अब अगर हम जो पूल लगा रहे हैं हमने ज़्यादा लगा दिया, हमने ज़्यादा फोर्स से स्ट्रेच कर दिया, तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, और हमने इससे कम फोर्स लगाया तो उस केस में फिर लेंथ कम होती है। तो यहाँ पर जो करेक्शन होता है ये होता है Cp, इसकी वैल्यू होती है P माइनस पी नोट L अपॉन ए ई। वैसा ही फॉर्मूला है जो आपने 100 में पढ़ा होगा कि P अगर कोई फोर्स में लगा रही हूँ, L लेंथ है, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा पी एल अपॉन ए ई होगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किया बेसिकली, डेल्टा अपॉन एल स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, पी अपॉन ए स्ट्रेस है, और यहाँ पर मैंने ई रख दिया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा मेरा इसके इक्वल आ जाएगा कि इतना चेंज आएगा लेंथ में। करेक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? 30 केजी के पूल पे स्टैंडर्डाइज किया गया है, आप इससे ज्यादा पूल अगर लगा रहे हो तो स्ट्रेच हो रही है आपकी चेन, तो करेक्शन होगा वो पी माइनस पी नोट वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आंसर की में इसका आंसर ए दिया है, बट इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे वैल्यूज रखोगे, 40 माइनस 30 इंटू एल, लेंथ है 30 मीटर, सेंटीमीटर में ले लेते हैं हम सारी जो डायमेंशन है लेंथ वाली उनको, तो 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए, एम में है, इसमें को भी सेंटीमीटर में कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁶, ये आएगा सीपी करेक्शन आपका मीटर में, और ये 0.000909 आएगा, तो सी होगा करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी होता क्या है बबल ट्यूब के लिए। आपने थोडोलाइट या फिर कोई लेवल वगैरह देखे हो तो आपको ध्यान हो कि इस तरीके से एक बबल ट्यूब कनेक्टेड होती है उनमें, जिसमें कोई लिक्विड फिल किया हुआ है और बीच में थोड़ी सी एयर है, एयर की बबल बनी हुई है। तो अगर आप इधर टिल्ट करोगे इसको तो एयर की बबल इधर चली जाएगी, अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से रखोगे तो एयर की बबल है वो इधर चली जाएगी। तो ये सेंटर में रहेगी अगर आपने इस प्लेट को हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो। अब कितना एंगल से यहाँ से टिल्ट करने पर कितना इसमें मूवमेंट हो रहा है वो ही रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिविटी। एंगल थोड़ा सा रोटेट करने पे अगर मूवमेंट बबल का यहाँ से इधर का जो हमें मिल रहा है, इधर उधर जो मूव कर रही है, वो अगर ज्यादा हुआ तो हम बोलेंगे बहुत ही सेंसिटिव बबल है ये, वो एक पॉजिटिव चीज है। मैथमेटिकली सेंसिटिविटी डिफाइंड होती है कि यहाँ पर एक डिवीजन से मूव करने के लिए सेकेंड्स में यहाँ पर जो हमें एंगल रोटेट करना होगा वो होगा सेंसिटिविटी। कि यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 2 mm है, 2 mm डिवीजन का डिवीजन है और 30 सेकेंड है वो सेंसिटिविटी है बबल ट्यूब की। इसका मतलब ये है ये कोई बबल है, अगर मैं यहाँ पे सेंटर वाला एंगल 30 सेकेंड से चेंज करूं तो ये बबल यहाँ पर 2 mm से मूव करेगी, तो 30 है ये इसकी सेंसिटिविटी है। एक डिवीजन के लिए जितना सेकंड से हमें करना होता है रोटेट वो होती है सेंसिटिविटी। सेकंड में इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू आती है। अब ये अगर कर्व की रेडियस है r तो आप लिख सकते हो कि 2 mm अपॉन r इज इक्वल टू एल्फा, r का अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा होगा।
तो ये बबल ने 2 mm का मूवमेंट किया है और ये एंगल यहाँ पर 30 सेकंड बन रहा है। अब ध्यान रखना है कि अल्फा हमेशा सेकंड में ही होगा, तो हम इस वाली वैल्यू को भी सेकंड में रखेंगे। मान लिया कि आर भी हमारा अगर mm में है तो उस केस में क्या होगा, 2/r। अब ये आ रहा है रेडियन में 2/r से जो वैल्यू आ रही है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। आप ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखोगे 206265। ये वैल्यू होती है जब हम एक रेडियन को चेंज करते हैं सेकेंड्स में। कैसे करते हैं, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180/पाई। उसके बाद डिग्री को हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में करेंगे और फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में करेंगे। तो दिस इंटू 60 ये आता है 20265। तो ये इक्वल होता है सेंसिटिविटी के, सेंसिटिविटी हमारा है 30 सेकेंड। अब यहाँ से आपको आर निकालना है। इसको mm में लिया है 2 को हमने, तो आर भी mm में आएगा। इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो फिर मीटर में आंसर आएगा। आर हो जाएगा 206265 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये मीटर में आ जाएगा आपका और आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए है कि प्लेन टेबल को जब हम सेट कर रहे हैं तो सेंटरिंग में 30 सेंटीमीटर की एरर आ रही है। फील्ड में जो एरर आ रही है वो 30 सेंटीमीटर की है। हम लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं वो 40 मीटर है। स्केल है जो हमारी प्लान का वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमें रे के एंड में प्लान में मिलेगा ट्रू पोजीशन से वो कितना होगा। तो बेसिकली फील्ड में हमारी एरर 30 सेंटीमीटर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एरर हमें मैप में दिखेगी ये पूछा गया है और ये डिपेंड करेगा स्केल पे। 2 मीटर है फील्ड में तो स्केल पे आएगा 1 सेंटीमीटर। फील्ड में अगर 1 मीटर है तो स्केल पे आएगा 1/2 मीटर, 1/2 सेंटीमीटर सॉरी। और फील्ड में 30 सेंटीमीटर है मतलब कितना मीटर है, 0.3 मीटर है। तो इसके लिए 1/2 इंटू 0.3 कर देंगे, ये सेंटीमीटर में आएगी फील्ड में और ये आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक 100 मीटर का टेप है, वो 1 मीटर आउट ऑफ लाइन हेल्ड किया गया है, तो ट्रू लेंथ क्या होगी। क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस हमको मेजर करनी थी और हमने 1 मीटर आउट ऑफ लाइन ये वाली डिस्टेंस मेजर कर ली है। ये डिस्टेंस हमने 100 मेजर कर ली, जबकि ये वाली डिस्टेंस हमें एक्चुअल में मेजर करनी थी। तो ट्रू लेंथ तो ये वाली थी, ये कितनी होगी ये हमसे पूछा है। इस 100 में से जो एरर है उसको अगर मैं डिडक्ट करूं तो मुझे ट्रू लेंथ मिल जाएगी। तो 100 मीटर तो ये वाली लेंथ है, एरर होगी h²/12। h की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि एक 100 मीटर की टेप है, ये 1 मीटर आउट ऑफ लाइन हेल्ड की गई है, तो ट्रू लेंथ क्या होगी। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल ये स्ट्रेट डिस्टेंस हमको मेजर करनी थी, इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस मेजर करनी थी। हमने टेप को इस तरीके से पकड़ा कि ये 1 मीटर आउट ऑफ लाइन थी, रेंजिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण हमने ये वाली डिस्टेंस मेजर कर ली है। ये डिस्टेंस है 100 मीटर। तो हमसे पूछी गई कि ये ट्रू डिस्टेंस ये वाली कितनी होगी। तो इस केस में एरर होती है h²/12। तो 1 इंटू 1/2 इंटू 100, 1/200। mm में किया तो 1000/200 आ गया, 5 mm आ गया, या फिर हम कह सकते हैं 0.005 मीटर। इतनी एरर आ रही है हमारी। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, इससे कम है, ये वाली डिस्टेंस तो हाइपोटेनस से कम ही होगी। तो हम 100 में से माइनस कर देंगे 0.005 और हमारा आंसर आ जाएगा 9.9950, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि जब हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग चेनिंग कर रहे हैं तो लीडर है उसके पास 4 एरो है, वाइल द फॉलोवर हैज 6। 4 एरो लीडर के पास है, 6 फॉलोवर के पास है। तो डिस्टेंस क्या होगी फॉलोवर की स्टार्टिंग पॉइंट से। बेसिकली होता क्या है कि लीडर है वो अपने हाथ में n नंबर ऑफ एरोज लेके चलता है, जो मिनिमम 10 होने चाहिए। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, आपको डिस्टेंस अगर ज़्यादा मेजर करनी है तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब यहाँ पे पहले तो रेंजिंग करके हम एक स्ट्रेट लाइन सेट कर देते हैं। इसमें यहाँ पे एक एरो लगाएंगे
और इस जो चेन है हमारी उसको यहाँ पे पकड़ के स्ट्रेट करके यहाँ पे एंड पॉइंट पे एक एरो लगा देंगे, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। अब क्या होगा, जब हम नेक्स्ट वाली मेजर कर रहे हैं तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, अब ये हमें चाहिए, तो इस एरो को तो लगे रहने देंगे। लीडर है वो आगे जाएगा, वो चेन को खींच के ले जाएगा आगे। अब अगला एरो लगा देगा जहाँ पे चेन एंड हो रही है, यहाँ पर फॉलोअर पीछे पीछे आ रहा है, जो एरो रिक्वायर्ड नहीं है उनको कलेक्ट करते चलेगा। तो जब सेकंड वाली चेन सेट कर रहे हैं तो फॉलोअर पीछे से आ रहा है तो वो ये एरो लेके आएगा। मीन्स सेकंड वाली एरो सेट कर रहे हैं तो एक एरो है उसके पास, मतलब अभी तक हमने वन चेन जितनी डिस्टेंस मेजर कर ली है। अगेन आगे फिर से प्रोसेस रिपीट होगा। यहाँ पे अगर ये आगे वाला फिर से मेजर कर रहा है, थर्ड नंबर ऑफ टाइम्स चेन से मेजर कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, एक एरो ये होगा और एक ये होगा। तो हमें पता चल गया कि जितने नंबर ऑफ एरो है उसके पास, फॉलोवर के पास, उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमने चेन से डिस्टेंस मेजर कर ली है। तो कितनी डिस्टेंस मेजर कर लिया, अगर फॉलोवर के पास 6 एरो हैं तो 6 नंबर ऑफ चेन्स जितनी डिस्टेंस हम मेजर कर चुके हैं, तो 6 चेन्स होगी डिस्टेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि कर्वेचर और रिफ्लेक्शन का जो कंबाइंड करेक्शन होगा एल किलोमीटर में है सॉरी, तो करेक्शन होगा एमएम में, वो क्या होगा। दो टाइप के करेक्शन होते हैं, एक होता है करेक्शन ऑफ कर्वेचर, एक होता है करेक्शन ऑफ कर्वेचर, एक होता है करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्शन ऑफ कर्वेचर होता है -d²/2r, करेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन होता है 1 + 1/7 d²/2r। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इनका सम करेंगे, जो रिजल्टेंट टोटल करेक्शन आएगा वो भी याद रखना है, वो आ जाएगा -6/7 d²/2r। आर यहाँ पे अर्थ की रेडियस है जिसकी वैल्यू आप रख सकते हो, 6370 किलोमीटर होता है। डी वो डिस्टेंस है जिसके लिए आप करेक्शन अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एल है। तो डी को आप किलोमीटर में रखोगे, आर को किलोमीटर में रखोगे, तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 0.06728 d²। डी यहाँ पे ध्यान रहे आपको किलोमीटर में रखना है, तो आपको एरर मिलेगी, वो मिलेगी मीटर में, 0.0678 d²। अब जैसे 2 किलोमीटर के लिए आपको करेक्शन निकालना है, आप डी की वैल्यू 2 रख दोगे, 4 किलोमीटर के निकाल रहे हैं 4 लिख दोगे। क्वेश्चन में हमसे एरर पूछ ली एमएम में, तो मीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करके एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.2 L² आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि θ1 और θ2 दो एंगल्स हैं, एक पॉइंट ए से हमने ये एंगल मेजर किए हैं, एक पॉइंट बी है, उसके ऊपर हमने एस लेंथ की एक रोड को हेल्ड किया वर्टिकली, और इस रोड के टॉप और बॉटम के एंगल है θ1 और θ2। मतलब ये पॉइंट मेरा बी है, यहाँ पर इसके ऊपर से ये रोड रखी हुई है एस लेंथ की, इसके बॉटम का एंगल ये है θ2, इसके टॉप का एंगल ये है θ1। मुझे ये डी डिस्टेंस निकालनी है। दो ट्राइंगल मेरे पास है, तो दो इक्वेशन मिलेंगे मुझे। अननोन है एस और डी, सॉरी अननोन है ये वी और डी। वी क्या है, यहाँ से लेके ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ से हम एक टेबल लाइन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे लेके बी के बीच की डिस्टेंस तो वी है, तो बी से सी के बीच की डिस्टेंस एस है। तो अननोन मेरा है वी और डी। तो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल अगर कंसिडर करूं जो येलो कलर में शो किया है, तो tan θ2 मेरा इक्वल आ जाएगा v/d के। इसी तरीके से tan θ1 रेड कलर में जो ट्राइंगल शो कर रही हूँ मैं ये वाला, इसके लिए tan θ1 इक्वल आ जाएगा s + v, ये वाली डिस्टेंस v है, ऊपर वाली s है, डिवाइडेड बाई d। अब d tan θ2 विल बी इक्वल टू v और d tan θ1 विल बी इक्वल टू s + v। अब इन दोनों में मैं इस वाली इक्वेशन में इसको डिडक्ट कर दूं अगर, तो s + v - v, s बचेगा इधर d, और ब्रैकेट में आ जाएगा tan θ1 - tan θ2, और d आ जाएगा s/tan θ1 - tan θ2।
फर्स्ट टाइम देखने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे, इजी है बहुत ज्यादा। ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है रेसिप्रोकल लेवलिंग के रिगार्डिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग में बेसिकली क्या होता है कि दो पॉइंट्स है हमारे पास ए और बी, इनका हाइट का डिफरेंस निकालना है, या फिर एक पॉइंट का आरएल हमें पता है और दूसरे पॉइंट का आरएल निकालना है, तो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। इसमें एक बार ए के पास में हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं और यहाँ पर रीडिंग लेते हैं, यहाँ पर ए पर स्टाफ रखे और फिर बी पर स्टाफ रख के रीडिंग लेते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके बी के पास में सेट करते हैं और फिर बी पर रीडिंग लेते हैं और ए पर रीडिंग लेते हैं। जब ए पर रख के दोनों रीडिंग लेंगे उनको हम बोलेंगे एच ए और एच बी। जब ए पर रखे हम रीडिंग लेंगे ए पे तो उसको बोलेंगे एच ए, बी पर लेंगे उसको बोलेंगे एच बी। जब बी पर रख के हम रीडिंग लेंगे तो ए वाली को एच ए डेस बोल देंगे, इसको एच बी डेस बोल देंगे। अब यहाँ पर ए और बी की हाइट का जो डिफरेंस होगा वो आएगा इस फॉर्मूले से एच ए माइनस एच बी प्लस एच डेस ए माइनस एच बी डेस डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वल आएगा इन दोनों की हाइट के डिफरेंस के। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज दी है, यहाँ पर दिया है कि डंपी लेवल को हमने सेट किया इस तरीके से कि आई पीस है वो वर्टिकली ऊपर है पेग ए के। ये पेग जो दिया है लकड़ी के बने हुए होते हैं इस तरीके से कि इनका एक एज होता है वो शार्प होता है, यहाँ से नुकीला है तो हम इसको ग्राउंड में फिक्स करते हैं कुछ पॉइंट्स को मार्क करने के लिए। तो हमने पेग ए से सेंटर ऑफ आई पीस तक डिस्टेंस ली तो वो 1.50 आ रही है। तो ये वही बात हो गई कि यहाँ से हमने ये वाली रीडिंग पढ़ी है जो स्टाफ की रीडिंग होती है वो 1.50 है। सेम इसी तरीके से आगे की रीडिंग है। अब आप वैल्यू रखोगे तो 1.540 माइनस 0.705 प्लस 2.15 माइनस 1.490 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल आ जाएगा एच के। इसको आप सोल्व करोगे तो 0.77 मीटर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि जब हमने सर्वे कंडक्ट किया तो एक मैप प्रिपेयर किया जिसका स्केल था 1:1000, मतलब फील्ड में मैप पे 1 mm है तो वो फील्ड में रिप्रेजेंट करेगा 1000 mm को। स्केल का जो लिस्ट काउंट है यहाँ पर वो 0.1 mm है प्लॉटिंग में। तो लेंथ मेजरमेंट में एक्यूरेसी क्या होगी? तो 0.1 mm के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है फील्ड में जो स्केल दी है इसकी हेल्प से। अगर 1 mm मेरा फील्ड में है, सॉरी 1 mm मैप पर है तो फील्ड में होगा 1000 mm, यही मतलब होता है स्केल का। अब मैप पे अगर 0.1 mm आ रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड में कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 100 mm। इसको मैं लिख सकती हूँ 0.1 मीटर। तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें ये फील्ड बुक का यहाँ पे पिक्चर दी गई है। ये थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, मैं लिख देती हूँ थोड़ा लार्ज करके। ये 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 13 है और ये इधर से एक रेलवे लाइन जा रही है। हमसे पूछा है कि चेन लाइन और रेलवे लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ये 5, 9, 10, 13 इस तरीके से लिखते हैं, डिस्टेंस होती हैं। मोस्टली मीटर में हो सकती है, फीट में हो सकती है, किसी भी यूनिट में हो सकती है। मतलब ये पॉइंट है ए से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये वाला 9 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये वाला 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे ये रेलवे लाइन इस तरीके से जा रही है कि 10 मीटर वाला जो पॉइंट है इससे 3 मीटर डिस्टेंस पे ये इसको कट कर रही है। ये 3 लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि 10 वाला जो पॉइंट है इससे 3 मीटर पर ये रेलवे लाइन जा रही है और ये रेलवे लाइन आगे जाके 13 वाले पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो 10 और 13 वाले के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी 3 मीटर और ये भी डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि यहाँ पर जो लाइंस दी गई हैं उनकी फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग दी गई है। फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग क्या होती है? जैसे कि ये कोई मेरी लाइन जा रही है ए बी, ये ए है, ये बी है, तो ये वाला एंगल इसकी बीयरिंग हो जाएगा। बैक बीयरिंग क्या होगी? फोर बीयरिंग में हम ए बी की निकाल रहे हैं, बैक बीयरिंग में इसका उल्टा डायरेक्शन कर देंगे, ये डायरेक्शन करके इससे इस लाइन की बीयरिंग निकाल रहे हैं। अब हम अभी हम बी से ए की तरफ जो लाइन ये लाइन जा रही है इसकी बीयरिंग निकाल रहे हैं।
तो इसकी बेयरिंग क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल कुछ थीटा है, ये वाला एंगल थीटा होगा और इसकी बेयरिंग हो जाएगी 180 प्लस थीटा। तो ए बी की 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बीच का डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री आएगा। बैक बेयरिंग में क्या किया हमने, डायरेक्शन चेंज करके फिर बेयरिंग निकाल ली। अब अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर लोकल अट्रैक्शन होगा, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसके कारण कंपास ठीक से काम नहीं करता है, तो इन पॉइंट्स को हम लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड पॉइंट्स बोलते हैं। अब दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के यहाँ पर 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स ए और बी दोनों ही लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। कोई सा एक लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा तो डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आएगा, वहां पर कुछ एरर आएगी। जैसे अब आप बीसी का निकालो तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं आ रहा है 180 डिग्री, तो मुझे पता है कि बी तो अफेक्टेड नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो इट मीन्स प्रॉब्लम है वो सी में है, ये मुझे पता चल गया। हम मैं डी ए और ए बी को अगर देखूं, ए बी तो मुझे पता है ठीक है, डी ए को अगर देखूं तो यहाँ पर भी डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है, तो ये पता चल गया मुझे कि डी ए में से किसी एक पॉइंट में तो दिक्कत है, लोकल अट्रैक्शन है। तो ए पर तो मुझे पता है तो नहीं है पहले से, तो डी पर है। इट मीन्स सी और डी ऐसे पॉइंट्स हो गए जो अफेक्टेड लोकल अट्रैक्शन से, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि एक कोई पॉइंट है, कोई बेंचमार्क, उसका आरएल 100 मीटर है, उस पर बैक साइड की रीडिंग ले रहे हैं तो 1.215 आ रहा है, तो हमारा जो लेवल लाइन है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, वो हो जाएगा 100 प्लस 1.215। अब दिए है कि दूसरे पॉइंट पे 4 साइड की रीडिंग ले रहे हैं, वो आ रही है 1.870, तो इसमें 1.870 हम माइनस कर देंगे, तो अब हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 1011215 माइनस 1.0870, तो ये 99.345 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि एक पॉइंट है जिसका आरएल है 100 मीटर, ए पॉइंट का, उस पर बैक साइड की रीडिंग आ रही है 2.455। इट मीन्स मेरी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जो लेवल लाइन है, उसकी हाइट हो जाएगी 100 प्लस 2.455। ये तो आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ से 4 साइड लिया हमने किसी पॉइंट बी का जो कि सीलिंग पे है, तो उसकी रीडिंग, स्टाफ की रीडिंग ये आई, तो बी पॉइंट का आरएल क्या होगा। अब जब ये हमारी जो लेवल लाइन है, जैसे ये लेवल लाइन है, ये लेवल की जो एक्सेस है, इससे ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो फिर इन्वर्टेड स्टाफ रखते हैं। अगर इस पॉइंट का मुझे मेजर करना है आरएल, तो मैं ऐसे रखूंगी स्टाफ को ए पॉइंट का, बट बी पॉइंट को इतनी हाइट पे, सीलिंग पे है, इस लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पर स्टाफ रीडिंग, यहाँ का आरएल मेजर करने के लिए मैं स्टाफ को इन्वर्टेड रखूंगी, उल्टा रखूंगी इस पे, इस तरीके से, और मैं यहाँ से रीडिंग पढ़ूंगी तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अब मैं बी पॉइंट का आरएल निकाल सकती हूँ। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है मेरा 100 प्लस 2.455, इसमें मैं इतनी डिस्टेंस जो है 2.745 मीटर ये और ऐड कर दूं तो मेरे पास बी पॉइंट का आरएल आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 105.20 आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मैंने आपको ये फॉर्मूला याद रखने के लिए हिंट देना है, इसके लिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। सिग्मा ऑफ बैक साइड माइनस सिग्मा ऑफ फोर साइड, इनका डिफरेंस, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, इनका डिफरेंस, और लास्ट पॉइंट का आरएल और फर्स्ट पॉइंट का आरएल, इनका डिफरेंस, इनमें एक रिलेशन होता है और ये बहुत हेल्पफुल है हमारे डिफरेंट पॉइंट्स के आरएल कैलकुलेट करने के लिए। राइज फॉल कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि हम कैलकुलेट करते हुए चलते हैं कि हम आगे मूव कर रहे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं, राइज हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तो मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो आरएल इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का ये जो हाइट में डिफरेंस है, इसको मैं राइज के कॉलम में नोट कर दूंगी। आगे जाके मान लिया मैं यहाँ पहुंच गई, ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, तो अभी फॉल आया है, तो अब बी और सी के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो मैं फॉल के कॉलम में लिख देती हूँ लेवल बुक में। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं। अब ये फॉर्मूला याद रखने में स्टूडेंट्स को काफी बार दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपका हिंट ये है कि जिसमें भी एफ आ रहा है वो सेकंड आएगा। फोर साइड एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, फर्स्ट में एफ आ रहा है, तो बैक साइड सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड होगा,
सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल होगा, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL होगा, डी होगा यहाँ पर आंसर। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत कंसेप्चुअल अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि कौन सी रीडिंग है वो गलत लिखी है। बेसिकली हमारा बेंचमार्क है वो है पॉइंट ए, यहाँ पे BM लिखा है, मतलब ए पॉइंट बेंचमार्क है और इसका RL है 101.00 मीटर। इसके बाद इस पर स्टाफ की रीडिंग आई, यहाँ पे बी आएगा, ये बैक साइड होगा, ये बी आएगा, बैक साइड रीडिंग होगी। आगे एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको डिटेल में समझ आएगा कि बैक साइड रीडिंग क्या होती है और फोर साइड रीडिंग क्या होती है। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि बेंचमार्क में जो रीडिंग लेते हैं वो बैक साइड होती है। यहाँ पे बी मिसिंग था, मैंने लिख दिया है। तो इस पर बैक साइड की रीडिंग आई 2 मीटर। इट मीन्स मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, इस हाइट पे मेरा लेवल है डेटम से, तो ये 103 मीटर आ गए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इसने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कॉलम में लिखा है 102, तो ये गलत हो गया। तो बी वाला है, ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में दिया है ऑप्शन कि RL ऑफ बेंचमार्क शुड बी 100 मीटर। तो RL बेंचमार्क का कुछ भी हो सकता है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे। जो आपको पहले से, अगर आप कहीं से काम स्टार्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से बेंचमार्क कैलकुलेट करके अच्छे से लेवलिंग करके बने हुए हैं, या फिर आप खुद बेंचमार्क बनाते हो तो किसी दूसरे पॉइंट से आप कैलकुलेशन करके उस रीडिंग लेके फिर किसी दूसरे पॉइंट का RL कैलकुलेट करोगे और वो बेंचमार्क होगा। काफी जगह सिंप्लीफिकेशन के लिए 100 मीटर 200 मीटर ऐसी वैल्यू दे दी जाती है, बट ऐसा नहीं है, जो बेंचमार्क होगा उसकी वैल्यू हमेशा 100 ही होगी। तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड में दिया है बैक साइड शुड बी 1, कोई जरूरत नहीं है, बैक साइड कुछ भी आ सकती है, यहाँ पे 2 आई है, कुछ भी आ सकती थी। डी में दिया है देयर इज नो एरर, तो बी वाला गलत है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रीडिंग दी है, मैंने इनकी नंबरिंग कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग है टोटल। यहाँ पर दिया है कि इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है थर्ड और फिफ्थ रीडिंग के बाद में, और हमसे पूछा है 2.395 और 0.635, ये कौन कौन सी रीडिंग है। अब हमें पता करना है कि कौन सी फोर साइड में जाएगा, कौन सा बैक साइड में जाएगा। फोर साइड लिख देती हूँ मैं, बैक साइड लिख देती हूँ, इंटरमीडिएट साइड लिख देती हूँ। फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, क्योंकि जैसे ये मेरा पॉइंट बेंचमार्क है, इसका RL मुझे पता है, ये मैंने यहाँ पर लेवल सेट किए हैं। सबसे पहले मैं बेंचमार्क पे स्टाफ रख के रीडिंग लेती हूँ ताकि मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाए। ये जैसे कोई डेटम है तो इससे मुझे बेंचमार्क की हाइट, ये वाला मुझे RL पहले से पता होगा, ये वाली स्टाफ रीडिंग में और यहाँ से ले लूँ और ऐड कर दूँ तो मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। अब मैं किसी भी पॉइंट का RL निकाल सकती हूँ उस पर स्टाफ रख के रीडिंग लेके। जैसे कि ये कोई पॉइंट है, इसका RL निकालना है, मैंने यहाँ पे स्टाफ रखा, इसकी रीडिंग ली। इसकी रीडिंग क्या डिनोट करती है, ये वाली डिस्टेंस। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैं एस, जो ये रीडिंग आ रही है, इसको माइनस करूंगी तो मेरा इस पॉइंट का RL आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट रीडिंग हमेशा जाती है बैक साइड में, तो फर्स्ट चली गई बैक साइड में। उसके बाद फोर्थ साइड होती है। उसके बाद अगर हम एक ही रीडिंग ले रहे हैं तो फोर्थ साइड में जाएगी, अगर हम दो रीडिंग ले रहे हैं तो हम सेकेंड वाली को इंटरमीडिएट बोल देंगे, नेक्स्ट वाली को फर्स्ट फोर्थ साइड बोल देंगे। जैसे कि यहाँ से मुझे 2 पॉइंट विजिबल हैं, एक ये एक ये, तो दोनों की मैं यहीं से रीडिंग ले सकती हूँ, तो मैं इंस्ट्रूमेंट को क्यों शिफ्ट करूंगी। तो मैंने इसकी रीडिंग ले ली, इसकी ले ली, और इसकी लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया, तो ये इंटरमीडिएट साइड में जाएगी, ये फोर्थ साइड में जाएगी। फोर्थ साइड कब है, जब इधर डायरेक्शन में मूव करके रीडिंग ले रही हूँ, पीछे की तरफ करके ले रही हूँ तो बैक साइड है। तो फर्स्ट बैक साइड हो गई। उसके बाद मैंने शिफ्ट कब किया इंस्ट्रूमेंट को, आफ्टर द थर्ड रीडिंग, इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है। तो ये दोनों रीडिंग तो मैंने इसी स्टेशन से ली है, तो इसलिए ये इंटरमीडिएट में चली जाएगी, सेकंड वाली थर्ड वाली फोर्थ साइड में चली जाएगी। इसके बाद मैंने फोर्थ रीडिंग ली इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके। अब क्या किया मैंने, इंस्ट्रूमेंट को ये रीडिंग लेने के बाद यहाँ से उठा दिया और मैं इसको ले गई यहाँ पर। अब मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए पहले से जिस पॉइंट का RL मुझे पता है उस पर रीडिंग लेनी पड़ेगी, तो मुझे माइनस फिर से इस बी पॉइंट पे रीडिंग लेनी पड़ेगी। अब बैक साइड करके ये वाली रीडिंग लेनी पड़ेगी, बट ये रीडिंग अब पहले वाली जितनी नहीं आएगी जो यहाँ से आ रही थी। आपको दिख रहा होगा कि मैंने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरी लाइन की जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी अब, और अब मैं इसकी बी पॉइंट पर जो रीडिंग ले रही हूँ वो जाएगी बैक साइड में।
तो मेरी 4th रीडिंग जाएगी बैक साइड में। फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को कब शिफ्ट किया? 5th रीडिंग लेने के बाद। तो 4th बैक साइड में चलेगी, 5th रीडिंग ली, फिर मैंने शिफ्ट कर दिया, तो 5th इंटरमीडिएट साइड में ना जाके 4th साइड में जाएगी, क्योंकि बैक साइड के बाद एक ही रीडिंग ली है और इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया गया है। तो एक ही रीडिंग ली है अगर बैक साइड के बाद में, तो 4th साइड में जाती है। तो ये 5 यहाँ पे हो गया। अब इससे पूछा है 2.395, 2.395 है 3rd नंबर की रीडिंग, ये जाएगी 4th साइड में, और 0.635 है 4th नंबर की रीडिंग, ये जाएगी बैक साइड में। तो 4th साइड बैक साइड आ जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन लेवलिंग का क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल लेवलिंग का। इसमें दिया है कि पॉइंट ए और बी दो पॉइंट हैं रिवर के अपोजिट बैंक्स पे। लेवल को ए के पास में रखा तो ये रीडिंग आई, बी के पास में रखा तो ये रीडिंग आई। मतलब ये मेरा एच ए हो गया, ये एच ए हो गया, ये एच बी हो गया, ये एस डी एस ए हो गया, ये एस डी एस बी हो गया। और इन यहाँ पे ये फॉर्मूला में लगा दूंगी, एच ए माइनस एच बी प्लस एस डेस ए माइनस एस डेस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वल आएगा आर एल। पिछले क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं पड़ी थी कि ए माइनस बी है या बी माइनस ए है, जस्ट हाइट का डिफरेंस पूछा गया था। अब हमें आर एल दे दिया गया एक पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का आर एल हमें निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बी माइनस ए आएगा, यहाँ ए माइनस बी आ रहा था, यहाँ पे बी माइनस ए आएगा, ये ध्यान रखोगे आप। अब अगर वैल्यूज पुट करोगे तो 1.5 माइनस 1.350 प्लस 100 माइनस 0.850 divided by 2, this should be equal to RL of B minus RL of A, that is 100। तो आप इससे निकालोगे तो ये आएगा 100 प्लस 0.5, मतलब मोर देन 100 आ जाएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते थे कि RL B माइनस A आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स B का RL ज्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 कर्व के टॉपिक से। यहाँ पर दिया है कि एक कोड है जिसकी 60 मीटर है कोड की लेंथ, ये कोड 60 मीटर लेंथ की है। मिड ऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है, सर्कुलर कर्व है 50 मीटर रेडियस का। मिड ऑर्डिनेट मतलब ये वाली वैल्यू पूछी गई है हमसे, ये ओ है, ये मान लिया ए है, ये बी है। तो ओ बी तो मेरा हो जाएगा आर। अगर मैं ओ ए निकाल लूं तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ ए बी। ओ ए के लिए मैं क्या करूंगी, ये डिस्टेंस लिख दूंगी, मुझे पता है 30 मीटर होगा, टोटल 60 है तो। और ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करूंगी, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ। इस वाले ट्राइंगल में ये डिस्टेंस 30 मीटर है, ये डिस्टेंस 50 मीटर है। ये वाली डिस्टेंस निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, 25 50 का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दिए 50 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, अगर ये x से डिनोट करें हम ए को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 2500 माइनस 900, यह आ जाएगा 1600। इसका रूट निकालोगे तो आपका x आ जाएगा 40 मीटर। तो ओ बी है वो r है वो 50 मीटर है, ओ ए मेरा आ गया 40 मीटर। तो मिड ऑर्डिनेट जो ए बी है वो हो जाएगी 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि एक लाइन ए बी है जिसकी रिड्यूस्ड बेरिंग है एन 60 डिग्री वेस्ट, लेंथ 100 मीटर है, तो लेटीट्यूड और डिपार्चर क्या होगा। कोई भी लाइन है उसका नॉर्थ साउथ के अलोंग अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो लेटीट्यूड होता है, इस ईस्ट वेस्ट के अलोंग प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो डिपार्चर होता है। यहाँ पर पॉजिटिव आएगी रीडिंग, यहाँ पर नेगेटिव आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर नेगेटिव आएगी। अब क्वेश्चन में दिया है इस डायरेक्शन में है वो लाइन, इस डायरेक्शन में है और ये एंगल 60 डिग्री है, इसकी लेंथ है 100। तो इसका नॉर्थ पर प्रोजेक्शन लेंगे, यहाँ पर नॉर्थ साउथ वाली इस लाइन पे इसका प्रोजेक्शन इधर लेंगे तो ये आएगा 100 कोस 60, ये होता है लेटीट्यूड। तो 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 आ गया, प्लस का आएगा। और ईस्ट वेस्ट
ईस्ट वेस्ट वाली पर प्रोजेक्शन आ जाएगा 100 का, 100 sin 60, और ये माइनस होता है यहाँ पर, तो ये 100 इंटू √3/2 आ जाएगा, तो 50√3 आ जाएगा, और माइनस का आएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि एक वर्टिकल स्टाफ है, उस पर जो इंटरसेप्ट आ रहा है ऑब्जर्व वो 0.75 मीटर है टैक्योमीटर में, तो स्टाफ स्टेशन और इंस्ट्रूमेंट जो टैक्योमीटर है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। इसका फॉर्मूला होता है KS + D, और यहाँ पे कुछ एनालिटिक लेंस से हम इस तरीके से अरेंजमेंट कर देते हैं कि हमारा D तो 0 हो जाता है, और S है, सॉरी K है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ये 100 आ जाता है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखोगे K 100 है इंटू 0.75, D हो गया 0, तो ये 75 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि एक टैक्योमेट्री है, उसमें जो लेंस है उसका फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट ग्लास टू ट्रूनियन एक्सिस के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो एडिटिव कांस्टेंट क्या होगा। अब यहाँ फिर F तो आपको दिया 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट ग्लास से ट्रूनियन एक्सिस की, इसको हम डिनोट करते हैं D से, ये दिया गया 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर। एडिटिव कांस्टेंट होता है F + D, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.4 आ जाएगा, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि क्रॉस हेयर्स के बीच का स्पेसिंग है वो 1.2 mm है, फोकल लेंथ है जो ऑब्जेक्ट ग्लास का वो 24 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होगा। तो F/I होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, F फोकल लेंथ है, I यहाँ पे बेसिकली स्टेडिया इंटरसेप्ट होता है, जैसे ये एक हेयर है और ये ऊपर नीचे वाले हैं, आपने देखा होगा टेलीस्कोप, तो इसमें एक तो सेंटर में हेयर होता है और इसके ऊपर नीचे इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस में होते हैं दोनों हेयर्स, तो ये टोटल है स्टेडिया इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं आई। हमें दी है ये वाली डिस्टेंस जो कि है 1.2 mm, तो आई हो जाएगा 1.2 mm का ट्वाइस 2.4 mm, और F/I हमें कैलकुलेट करना है तो दोनों की सेम यूनिट रखेंगे हम, तो 24 सेंटीमीटर को मैं 240 लिख देती हूँ mm में, डिवाइडेड बाई 2.4, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 100 आ गया हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ऑप्शन बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि 30 मीटर चैन है, उससे जब हमने डिस्टेंस मेजर की और बाद में हमें पता चला कि 0.1 मीटर छोटी है वो, और डिस्टेंस मेजर की वो हमारी डिस्टेंस आई 300 मीटर। अब एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी हो गई चैन तो क्या इफेक्ट आएगा, बड़ी होगी तो क्या इफेक्ट आएगा। जैसे कि मेरी चैन है वो श्रिंक हो गई है, तो वो क्या होगी, ज्यादा वैल्यू देगी मुझे, जैसे कि एक्चुअल में तो 30 मीटर की थी, फॉर एग्जाम्पल वो 29 मीटर की होगी, श्रिंक होगी किसी कारण से, तो वो 29 मीटर को 30 मीटर बता देगी। यहाँ मैंने कोई 29 मीटर ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, इससे मेजर करेंगे, एक चैन आएगी, एक चैन हमें पता है 30 मीटर होती है, तो 29 मीटर को 30 मीटर ले रहे हैं, और मैं इसको n टाइम्स मेजर करूंगी तो n टाइम्स ही एरर आ जाएगी मेरी। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि छोटी अगर हो गई है स्केल तो ये मुझे ज्यादा वैल्यूज देगी, अगर बड़ी हो गई है स्केल किसी कारण से एक्सपैंड कर गई है तो मुझे एक्चुअल से छोटी वैल्यू देगी। जैसे यहाँ पे 29 मीटर को ये 30 मीटर बता देगी चैन, और कोई चैन बड़ी हो गई है, 30 मीटर की चैन है कोई, किसी कारण से वो एक्सपैंड कर गई है, अब इसकी एक्चुअल में तो डिस्टेंस है 31 मीटर इसकी लेंथ, और इससे हम मेजर करेंगे तो एक्चुअल में तो डिस्टेंस 31 मीटर होगी, लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं कि हमारी चैन 30 मीटर की है, तो हम 31 मीटर को 30 मीटर बता रहे हैं। याद रखने के लिए आप कोई भी रैंडम हिंट बना सकते हो। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होती थी तो मुझे एक कंफ्यूजन होता था, इतना सब सोचने में टाइम लगता था। हाँ, सोच के आप एनालाइज करके दे सकते हो, डिसीजन अपना बना सकते हो, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने ऐसा हिंट बनाया कि ऐसे जैसे इन जनरल बोलते हैं कि हाँ बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत ही अचीव किया किसने अपनी लाइफ में, वो बहुत हम्बल होगा, वो डाउन टू अर्थ होगा। किसी ने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा कुछ अचीव किया, वो बहुत बढ़ चढ़ के बातें करता है। तो जो छोटा है वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता है, तो छोटी स्केल है तो वो बड़ी वैल्यू बताएगी। इससे मेरा वो माइंड में इजीली याद रह जाता था।
तो इससे फिर एरर और करेक्शन कैलकुलेट करने में ईजी रहता है। जैसे कि अब मुझे पता है कि ये 300 मीटर बता रही है, एक्चुअल में तो 300 मीटर से कम होगी लेंथ, क्योंकि स्केल श्रिंक कर गई है, छोटी हो गई है, और छोटी होती है तो ये बड़ी वैल्यू बताती है मेरी लेंथ की जो है। तो एक बार इसको एक चैन में कितनी मेरी एरर आती है 0.1 मीटर की, 300 मीटर में मेरी 10 टाइम्स चैन ने मेजर किया है, तो इसकी 10 टाइम्स एरर हो जाएगी 1 मीटर की। एक्चुअल क्या होगी, ट्रू जो मेजर्ड है उससे ट्रू वाली जो होगी वो कम होगी, 299 मीटर ही होगी, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि एक क्लोज ट्रैवर्स है जिसमें साउथ लेटिट्यूड्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं नॉर्थ लेटिट्यूड्स को, और ईस्ट डिपार्चर्स एक्सीड कर रहे हैं वेस्ट डिपार्चर्स को। जब कोई ट्रैवर्स है उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मीट कर रहे हैं, उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो सिग्मा एल भी 0 होगा और सिग्मा डी भी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि नॉर्थ वाले पॉजिटिव होंगे, साउथ वाले नेगेटिव होंगे। नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, तो ये जो भी लेटिट्यूड होंगे, नॉर्थ वाले वो पॉजिटिव होंगे, साउथ वाले नेगेटिव होंगे, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ईस्ट वाला पॉजिटिव होगा, वेस्ट वाला नेगेटिव होगा, और इसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। बट ऐसा हो नहीं रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ नॉर्थ साउथ है वो एक्सिड करा है नॉर्थ को, तो मेरा सिग्मा एल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर ईस्ट वाला एक्सिड कर रहा है वेस्ट को, मतलब सिग्मा ईस्ट वाला ज्यादा है कंपेयर टू सिग्मा वेस्ट, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो सिग्मा डिपार्चर वाला मेरा पॉजिटिव आ रहा है। अब लेटीट्यूड मेरा नेगेटिव है, तो मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट्स में होगा, किसी में इनमें ही होता है लेटीट्यूड नेगेटिव, इन दोनों में तो ये जो लेटीट्यूड है पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है, तो इन दोनों में से किसी में होगा। अब ईस्ट की तरफ होगा कि वेस्ट की तरफ होगा, सिग्मा डी आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है मेरा ईस्ट की तरफ, इट मीन्स इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा जो मेरी एरर आएगी, वो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसी क्वाड्रेंट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर दिया है कि एक लाइन है जिसकी ट्रू बेयरिंग है वो 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड है, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है उस प्लेस पे वो ये है, तो मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होगा, एक ट्रू बेयरिंग होती है, एक मैग्नेटिक बेयरिंग होती है। जो हम ट्रू नॉर्थ से लेते हैं वो ट्रू बेयरिंग है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ से लेते हैं वो मैग्नेटिक बेयरिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ट्रू नॉर्थ ट्रू बेयरिंग है, मतलब ट्रू नॉर्थ से है 34 डिग्री पे, ये कोई लाइन है 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड पे है, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड वेस्ट की तरफ, मतलब मेरा मैग्नेटिक जो नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में होगा, ट्रू नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना डिग्री पे है, 2 डिग्री 00 मिनट और 20 सेकेंड पे। अब मेरे से पूछा गया है कि मैग्नेटिक बीरिंग क्या होगी इस लाइन की, मैग्नेटिक बीरिंग मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ है, जो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है इससे एंगल, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो मैं ऐड कर दूंगी 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 डिग्री 00 मिनट 20 सेकेंड, और इसको जब आप सम करोगे तो ए आ जाएगा आंसर। तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ये जो सीरीज है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चंस कलेक्ट कर रही हूँ, क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है कोई टॉपिक वो भी इस क्वेश्चन को कर ले। तो अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए जिन भी स्टूडेंट्स के आप कॉन्टेक्ट में हैं, क्योंकि मैं इसको तभी कंटिन्यू कर पाऊंगी तब इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो और आई अश्योर यू, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं या बीटेक कैंडिडेट हैं, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, आप ये सीरीज भी अगर कवर कर लेते हो तो भी आपका 50% न्यूमेरिकल्स उस सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी न्यूमेरिकल्स पे। तो शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।